बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा 12 अक्टूबर 2024 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज। जो स्टार्स की स्टडी है उसे क्या नाम देंगे? वो एस्ट्रोनॉमी नाम देंगे, जो स्टार्स के बारे में टोटल स्टडी करती है। इसके बरक्स एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो अपने याद रखना है बेटा। एस्ट्रोलॉजी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम का नाम है, एक अकायद सिस्टम का नाम है कि ये जो अकीदा है, ये जो सितारों का इल्म होता है जिसे इल्मुन नजूम भी कहते हैं, जो किसी चीज़ की किसी बंदे की शख्सियत, किसी बंदे के मुस्तकबिल के बारे में, तो ये जो इल्म नजूम है इस चीज़ के बारे में जो साइंस की ब्रांच है, जो एक फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, उसे नाम दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी नाम दिया जाता है। तो अपने याद रखना है। सोलर सिस्टम के हवाले से सबसे अहम जो सवाल कमीशन के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उस हवाले से मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, आपने वो सेंटेंस याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर, my very educated mother just served us noodles, just served us noodles। अब ये सेंटेंस लिखवाने का मकसद क्या है कि इससे आपको तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज आपके कंसेप्चुअल प्रिपेयर हो जाएंगे। कैसी एक जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि अगर अपने सोलर सिस्टम में जो तमाम प्लैनेट्स हैं उनकी करेक्ट ओरिएंटेशन को याद करना है तो आपने इस सेंटेंस को याद करना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। अब माई में सबसे पहले एम आ रहा है, तो सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? वो है मरकरी। वो भी किससे स्टार्ट होता है बेटा? एम से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है? ये वी, तो वी से स्टार्ट होने वाला वीनस है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एजुकेटेड ई से है बेटा, सो ई से क्या है? हमारी जमीन अर्थ, जिसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा मौजूद है, इसीलिए जो ब्लू प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो अर्थ को कहते हैं। इसी तरह एजुकेटेड के बाद एम आ रहा है, मदर एम, सो एम से क्या मतलब है? मार्क, जिसे मोरीख कहते हैं जी। इसी तरह नेक्स्ट है जस्ट, तो जे से स्टार्ट होता है, वो क्या है बेटा? जुपिटर है जी। उसके बाद है सर्व्ड, एस से स्टार्ट होता है, तो एस से नेक्स्ट क्या आ रहा है? सैचरन आ रहा है। उसके बाद बेटा यूएस अस, तो यू से स्टार्ट होता है बेटा, ये यूरेनस है। और आखिर में बेटा नूडल्स एन से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है? नेपच्यून है। तो इस सोलर सिस्टम की बेटा करेक्ट ओरिएंटेशन को अपने याद करने के लिए सिर्फ एक सेंटेंस आपने याद कर रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। इस सेंटेंस से आपको यह भी पता चल जाएगा बेटा कि क्लोजेस्ट टू सन, सूरज के करीब तरीन कौन सा प्लेनेट है। जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है ये सन है, और करीब तरीन क्या है बेटा? ये मरकरी है जी। तो क्लोजेस्ट बेटा कौन सा है? क्लोजेस्ट टू सन, सूरज के करीब तरीन कौन सा बेटा सियारा है, कौन सा प्लेनेट है? वो मरकरी है बेटा। तो ये भी अक्सर औकात कमीशन के इम्तिहान में प्लेनेट सिस्टम में से कम 2 या 3 एमसीक्यू तो लाजमी बनते हैं बेटा जी। ठीक है, तो क्लोजेस्ट टू सन कौन सा है? मरकरी है। और सबसे दूर कौन सा है बेटा? वो नेपच्यून है बेटा जी, सूरज से दूर। सो सूरज से दूर कौन सा बेटा प्लेनेट है? वो नेपच्यून आपके सामने है बेटा जी, वो है नेपच्यून बेटा जी। इसी तरह से सोलर सिस्टम के हवाले से मजीद ये सवाल बन सकते हैं कि सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अब याद रखिएगा कि बिगेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का बेटा जी, जो बिगेस्ट प्लैनेट है बेटा, सबसे बड़ा सैयारा, ये जैसे डायग्राम में भी शो है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? दैट इज द जुपिटर। अपने याद रखना है वो कौन सा बेटा? वो जुपिटर है, दैट इज जुपिटर। और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है वो अपने याद रखना है, वो कौन सा बेटा? वो मरकरी है बेटा। स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? वो मरकरी है। पॉइंट्स अदर दैन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा वो कौन सी ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे? तो याद रखिएगा वो हैं वुडरो विल्सन साहब हैं। क़ायद आज़म ने कब पेश किए थे 14 पॉइंट्स? 1929 में, जब नेहरू रिपोर्ट के बाद इन्होंने अपना रिएक्शन दिया था 14 पॉइंट्स के हवाले से। तो ये 1929 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे। और फिर
कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने 14 पॉइंट्स का रेफरेंस दिया था, 14 पॉइंट्स पेश किए थे? तो वुडरो विल्सन साहब जो हैं अमेरिका के ये सदर हैं। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अमेरिका के ये कौन से सदर हैं? 28वें ये सदर प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने ये 14 पॉइंट्स कब पेश किए थे? 1918 में ये पॉइंट पेश किए थे और ये अमेरिका के 28वें सदर हैं। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट, वो कौन से हैं? वो हैं जो बाइडेन साहब, जो बाइडेन। और ये जो बाइडेन जो है ये 46 प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। ये भी कमीशन के हवाले से सवाल बहुत ही अहम है कि अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट, जो करंट सदर हैं जो बाइडेन, ये 46 प्रेसिडेंट हैं। और इसके बाद नवंबर में ही अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं, हर 4 साल के बाद, एवरी 4 ईयर्स जो इलेक्शन होते हैं। एक और सवाल भी आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअल, कि हर 4 साल के बाद अमेरिका में जो इंतखाबात होता है वो नवंबर के पहले ट्यूसडे को होता है, याद रखिएगा जी। नवंबर और फर्स्ट ट्यूसडे, जो पहला ट्यूसडे आएगा जी, फर्स्ट ट्यूसडे। अमेरिका में जो भी इंतखाबात होते हैं वो हर 4 साल के बाद जो नवंबर होता है उसके पहले ट्यूसडे को मुनक़द किए जाते हैं। एक और सवाल भी बनता है कि मौजूदा जो 2024 को यूएसए में इलेक्शन होने जा रहा है, तो याद रखिएगा वो 5 नवंबर 2024 को होने जा रहा है, कि 5 नवंबर 2024, 2024, यानी 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में नए सदर का भी इंतखाब किया जाएगा और इलेक्शन भी होंगे। और 5 नवंबर 2024 को भी ट्यूसडे होगा। तो ये भी अहम तरीन सवाल आते हैं कमीशन के हवाले से, और अपकमिंग एग्ज़ाम के हवाले से भी ये अहम तरीन सवाल आते हैं जो आपको कंसेप्चुअल प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG, जो LNG होती है उसके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वो कौन से हैं? वो यूएसए कंट्री है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो कौन से हैं? वो हैं एलन ट्यूरिंग। एक और आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, अगर वो वैसे पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखिएगा अगर जनरल वो पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर, वो चार्ल्स बेबेज साहब हैं, दैट इज चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर वो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे इम्तिहान में कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग साहब हैं। और अगर वैसे सवाल पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन से हैं, वो चार्ल्स बेबेज साहब हैं। कंप्यूटर के हवाले से ये आपने कंसेप्चुअल चीज़ याद रखनी है कि अगर वो जनरल पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और अगर वो ये पूछे कि मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो कौन से हैं? एलन ट्यूरिंग साहब हैं। उसके बाद कि फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट, यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन से हैं? वो जॉर्ज वाशिंगटन हैं। और करंट प्रेसिडेंट का ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है कि करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं, 46 प्रेसिडेंट हैं और अपकमिंग इलेक्शन भी होने वाले हैं 5 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट सवाल है सिस्टर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम, उनकी सिस्टर का नाम क्या था? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और ये एक तारीख़ इस्लाम में वाक़या है कि हजरत उमर आए थे अपनी बहन को मारने के इरादे से। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहन थी वो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। और बासकत कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी सूरत तिलावत कर रही थी? वो सूरह ताहा तिलावत कर रही थी, सूरह ताहा की आयात जो थी वो तिलावत कर रही थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, तो वो कौन है? वो एंटोनी ब्लिंकन साहब हैं जो कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट की टू अनडू, वो होता है Ctrl+Z, Ctrl+Z होता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में, तो Ctrl+Z करते हो वही चीज़ दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरह से अगर कॉपी करने का हो तो उसके लिए बेटा Ctrl+C होता है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए। और इसी तरह से उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V,
वो होता है कंट्रोल प्लस वी, और किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है कंट्रोल पी, कंट्रोल प्लस पी। और अगर पूरा जो एक पैराग्राफ होता है एमएस वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, उस पूरे चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हो रहा तो कंट्रोल ए इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए ये सेलेक्ट ऑल करने के लिए की इस्तेमाल होती है। तो ये भी कंप्यूटर साइंस के हवाले से शॉर्टकट कीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी, उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी, और प्रिंट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, और सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स करने के लिए जी। उसके बाद है कि साउंड फ्रॉम द स्पीकर इज सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, मोस्टली हमें जो सुनाई देती है, क्योंकि जो हार्ड फॉर्म वो होती है उसकी कोई ना कोई फिजिकल शक्ल हो जिसको कम से कम टच किया जा सकता हो, उसे कहते हैं आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड कॉपी। लेकिन ये जो है साउंड याद रखिएगा ये सॉफ्ट कॉपी है। तो कंप्यूटर के रेलेवेंट ये सवाल था। रसला रिटन बाई, तो ये इमाम शाफी की जो है लिखा हुआ है। उसके बाद के ग्रैंडफादर नेम ऑफ बोरिस जॉनसन जो कि यूके से रेलेवेंट हैं, उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है? वो है अली कीमाल, उनके ग्रैंडफादर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था इम्तिहान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ विथड्रॉ इज, विथड्रॉ का सिनोनिम क्या होता है? कि रिमूव कर लेना, विथड्रॉ कर लेना। तो इंग्लिश के हवाले से ये सवाल भी पूछा हुआ था। उसके बाद है कि क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की टोटल 6 जो है वो क्लासेस होती हैं, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है, और जिनके आखिर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस हवाले से उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से पूरा एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल से बयान की जाती है। तो सवाल पूछा हुआ था कि कितनी रेवेन्यू ऑफिसर की जो क्लासेस होती हैं ओवरऑल, वो 6 होती हैं बेटा। उसके बाद है कि नंबर ऑफ इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इंटीरियम जो कॉन्स्टिट्यूशन था सिर्फ एक ही दफ़ा बना था, वो था 1972 में, और इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक दफ़ा ही ये राइज हुआ था। और किस वक्त हुआ था? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जी, ज़ेड भुट्टो साहब का एरा था, तो उस वक्त ये इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि इससे पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो ख़त्म हो चुका था, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना था। तो एक इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही था 1972 में, और वो ज़ेड भुट्टो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में ये हुआ था। उसके बाद है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, के नंबर ऑफ आर्टिकल्स टोटल्स कितने हैं? याद रखिएगा वो 111 आर्टिकल्स हैं। और चैप्टर्स की अगर बात पूछी जाए तो याद रखिएगा 19 चैप्टर्स शामिल होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स बेसिकली एक प्रिंटर की किस्म है। जैसे कंप्यूटर में किसी चीज़ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जैसे प्लॉटर और दूसरे भी प्रिंटर होते हैं, तो बेसिकली जो डॉट मैट्रिक्स है ये प्रिंटर की एक किस्म है, याद रखिएगा। यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ये एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर होता है। आईटी के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रपोजिशन के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। कुछ प्रपोजिशन फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एबाइड के साथ याद रखिएगा बेटा बाई इस्तेमाल होता है, एबाइड बाई, एंड एब्सेंट फ्रॉम। इसी तरह से जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। और इसी तरह से जो प्रपोजिशन मोस्टली इस्तेमाल होती हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, कि इन और इनटू कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा अगर कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर मूव करती हुई डायनामिकली आ रही है तो उसके लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं इनटू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो उसके लिए बेटा इस्तेमाल करेंगे इनटू इस्तेमाल करेंगे। द कैट इज कमिंग इनटू द रूम, कैट इज कमिंग इनटू द रूम। अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है और वो मूव करती हुई आ रही है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए इनटू इस्तेमाल करेंगे। सेम इज द केस के pour the water into the glass, pour milk या water, pour milk into इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा जी। into the beaker आप कह सकते हैं, गिलास कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है जी। और इसके बरक्स जो आउट ऑफ होता है, कोई चीज़ अगर बाहर अंदर से बाहर आती है उसके लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम
आउट ऑफ इस्तेमाल करते हैं, तो इन ऑलरेडी जब कोई चीज़ मौजूद होती है उसके लिए बेटा इन इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज़ मूव करती हुई डायनामिकली आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है, जैसा कि मैंने एरो में आपको दिखाया, उसके लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं इनटू इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंग्लिश में प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा बेटा सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक जनरल और वर्ब के साथ इस्तेमाल होने वाली बेटा प्रेपोजिशन है। सेकंड, खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन, जो खिलाफत मूवमेंट होती है कि जो तुर्किया में स्टार्ट होती है, तो उस वक्त जो है बेटा कब ये मुनक़िद होती है, याद रखिएगा कि सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस अमृतसर में होती है और ये दिसंबर 1919 में होती है। ये भी सवाल कमीशन के हवाले से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला सवाल है कि कलमा की कितनी अकसाम हैं। याद रखिएगा कलमा की अगर उर्दू के हवाले से बात पूछी जाए तो 6 अकसाम होती हैं बेटा जी। तो चूंकि उर्दू का पेपर था, मोस्टली उर्दू के हवाले से कितना बेटा है, वो 6 अकसाम है। अगर अरबी के हवाले से बात पूछी जाए तो अरबी में बेटा ओवरऑल 3 अकसाम होती हैं। और अगर उर्दू के हवाले से बेटा बात पूछी जाए तो कलमा की कौन कौन सी अकसाम होती हैं बेटा, उसमें इस्म, उसमें फेल, उसमें हर्फ, उसमें मुताल्लिक फेल जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं, इस्म सिफत और इस्म ज़मीर। ये 6 हैं बेटा जी, 1 2 3 4 5 एंड 6 नाउन जिसे हम ओवरऑल कहते हैं। और ये इस्म की अकसाम के हवाले से याद रखिएगा 6 जो कलमा है उसकी तकरीबन 6 अकसाम हैं। अगर उर्दू के हवाले से बेटा बात पूछी जाए तो मैंने उसके 6 के नाम लिखे हैं। बट अगर अरबी के हवाले से बात पूछी जाए तो उसके 3 अकसाम होती हैं। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट जो ऑप्शन था वो 6 था। उसके बाद है कि दिल रखना, इसका मतलब क्या होता है कि तसल्ली देना, किसी को दिलासा देना बेटा जी, किसी को दिलासा देना, किसी को उम्मीद देना, तो उसे क्या कहते हैं कि तसल्ली देना, दिलासा देना। तो उसके हवाले से जो एक लफ्ज़ का मफ़हूम पूछा हुआ था कि दिल रखना का मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि तसल्ली देना। और नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि गालिब की तवील मसनवी का नाम क्या है। और मसनवी क्या होती है, जिसमें कोई वाक़या, ऐसी नज़म कि जिसमें कोई वाक़या बेटा तसलसल के साथ बयान किया जाए, कोई वाक़या तसलसल के साथ और तफसील के साथ बयान किया जाए, तो नाज़म की ऐसे सिन्फ को नाम देते हैं, याद रखिएगा, मसनवी कहा जाता है। और असदुल्लाह गालिब की तवील मसनवी का नाम क्या है, वो है चिराग दीर, उनकी तवील मसनवी का नाम है।